नमस्कार, भारत के पहले डिजिटल मोबाइल न्यूज चैनल मेट्रो टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं अनामिका। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइन से। राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट की फटकार, कहा गांधी जी को गोडसे ने मारा या संघ के लोगों ने मारा, दोनों बातों में फर्क, सामूहिक निंदा को बताया गलत। अरुणाचल पर राजनाथ बोले, कांग्रेस को पसंद है छेद वाली नाव, डूबने पर हमें ना कोसे। लोकसभा में उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश पर कांग्रेस ने उठाए सवाल। आजादी की 70वीं सालगिरह पर तिरंगा यात्रा निकालेंगे सांसद, प्रधानमंत्री मोदी ने किया ऐलान। 70 उपलब्धियां तलाशने के लिए कमेटी का किया गठन। जम्मू कश्मीर में अखबारों पर बैन की खबरों को महबूबा ने नकारा। कर्फ्यू ग्रस्त इलाकों में पिछले 3 दिनों से नहीं प्रकाशित हो रहे थे अखबार। और सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, अब देश के दूसरे हिस्सों में ट्रांसफर किए जा सकेंगे जम्मू कश्मीर के केस। कोर्ट ने अपनी संवैधानिक शक्तियों का दिया हवाला। सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी है कि वादियों को न्याय सुनिश्चित कराने के लिए उसके द्वारा वैवाहिक मतभेदों से जुड़े मामलों को अब जम्मू कश्मीर से बाहर ट्रांसफर किया जा सकता है। चीफ जस्टिस टी.एस. ठाकुर की अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ ने ये फैसला इस तथ्य के मद्देनजर दिया है कि जम्मू कश्मीर के स्थानीय कानूनवादी के अनुरोध पर हमलों को राज्य से बाहर ट्रांसफर करने की इजाजत नहीं देते हैं। दीवानी प्रक्रिया संहिता और दंड प्रक्रिया संहिता के मामलों के स्थानांतरण से संबंधित नियम जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होते हैं। पीठ ने कहा कि न्याय पाना सभी वादियों का अधिकार है और इसे सुनिश्चित करने के लिए शीर्ष अदालत अपनी संवैधानिक शक्तियों का इस्तेमाल कर मामलों को राज्य से बाहर स्थानांतरित कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने महात्मा गांधी की हत्या के लिए आरएसएस को जिम्मेदार बताने संबंधी कांग्रेस उपाध्यक्ष के बयानों पर कहा कि राहुल गांधी को संघ की सामूहिक निंदा नहीं करनी चाहिए थी। ये बातें सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई के दौरान कही। कोर्ट ने उन्हें चेतावनी देते हुए कहा कि या तो खेद जताइए या फिर मुकदमे का सामना कीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी पर टिप्पणी करते हुए कहा कि नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को मारा, संघ के लोगों ने गांधी जी को मारा, इन दोनों बातों में कोई समानता नहीं है। जब आप किसी व्यक्ति विशेष के बारे में बोलते हैं तो आपको इसे पहले सोच समझ लेना चाहिए। आप किसी की इस प्रक्रिया सामूहिक निंदा नहीं कर सकते हैं। सोमवार से शुरू हुआ मानसून सत्र का मंगलवार दूसरे दिन लोकसभा में उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश पर कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने उठाए सवाल पर केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि अगर किसी ने लोकप्रिय और चुनी हुई सरकारों को हटाने का काम किया है तो ये कांग्रेस ने किया है। सिंह ने कहा कि उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश के हालात कांग्रेस के अंतर्कलह से पैदा हुए थे। सिंह ने कहा कि कांग्रेस को छेद वाली नाव पसंद है, डूबती है तो डूबने पर हमें ना कोसे। इसके बाद सदन में हंगामा बढ़ने पर कांग्रेस के सदस्य वॉकआउट कर गए। मॉनसून सत्र के दूसरे दिन मंगलवार को संसद की कार्रवाई शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसदीय दल की बैठक बुलाई। इस दौरान पीएम ने आजादी की 70वीं सालगिरह पर बीजेपी सांसद को मोदी मंत्र दिया। सांसदों से कहा गया कि वे अपने संसदीय क्षेत्र में मोटरसाइकिल पर तिरंगा यात्रा निकालें और जनता को सरकार की 70 उपलब्धियां गिनाएं। बैठक में प्रधानमंत्री ने तिरंगा यात्रा के लिए तिरंगे की साइज को लेकर भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा तिरंगा 8 फीट का होना चाहिए, इसे अपने हाथों में लेकर जाए। आज़ादी के 70 साल में इस सरकार की 70 उपलब्धियां गिनाई जाएं। प्रधानमंत्री ने इसके साथ ही 70 उपलब्धियां तलाशने के लिए जितेंद्र सिंह की अध्यक्षता में सांसदों की कमेटी का भी गठन किया। पीएम ने कहा कि ये देश के गौरव की बात है और इसमें दूसरे दलों के सांसदों को भी शामिल होना चाहिए। कश्मीर में अखबार पर पाबंदी की खबर के बीच केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री एम वेंकैया नायडू ने जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती से बात की और मामले के संबंध में चर्चा की। महबूबा ने जानकारी देते हुए कहा कि अखबार पर किसी भी तरह का बैन नहीं लगाया गया है। नायडू ने राज्य में अखबारों पर कार्रवाई की खबरों के संबंध में बीती रात महबूबा से बात की। महबूबा ने उन्हें बताया कि अखबारों के प्रकाशन पर किसी तरह का प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। पूरी घाटी में जारी विरोध प्रदर्शनों के मद्देनजर सरकार ने कथित तौर पर मीडिया पर कार्रवाई की थी, जिसके चलते बीते 3 दिन से कर्फ्यू ग्रस्त कश्मीर में स्थानीय अखबार प्रकाशित नहीं हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस ने शहर के बाहरी इलाके रंगरेथ औद्योगिक क्षेत्र में शुक्रवार को कथित तौर पर कम से कम 2 प्रिंटिंग प्रेसों के कार्यालय को बंद करा दिया था।
पीएमओ से आरटीआई के जरिए पूछा गया है कि क्या राजनीति में आने से पहले पीएम नरेंद्र मोदी रामलीला में काम करते थे? अगर हाँ तो कौन सा किरदार निभाते थे? पीएमओ ने बीते दिनों ऐसे ही कई अजीबोगरीब सवालों के जवाब दिए हैं। लोगों ने पीएमओ से पीएम मोदी के पर्सनल मोबाइल नंबर मांगे। वहीं कुछ ने उनकी रसोई में इस्तेमाल होने वाले गैस सिलेंडरों की गिनती पूछी। न सिर्फ गिनती बल्कि उनके बिल मांगे। रसोई में लगने वाले खर्च हिसाब तक मांगा। सूचना चाहने वालों में से एक ने तो पीएम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी नृपेंद्र मिश्र के पिकनिक के बारे में पूछ डाला। वहीं दूसरे ने पूछा कि क्या इस तरह का कोई दस्तावेज है जिसे प्रधानमंत्री को प्रधान सेवक लिखा गया हो? अगर नहीं तो पीएम मोदी बार बार ऐसा क्यों बोलते हैं? आतंकी संगठन आईएसआईएस के निशाने पर हरिद्वार में आयोजित होने वाला अर्धकुंभ मेला था। एनआईए ने इसका खुलासा किया है। एनआईए के मुताबिक आईएस के 6 संदिग्ध आतंकी अर्धकुंभ के दौरान हरिद्वार में आईईडी ब्लास्ट के जरिए दहशत फैलाना चाहते थे। एनआईए ने इस आतंकी साजिश का खुलासा सोमवार को पटियाला हाउस कोर्ट में किया। सूत्रों के मुताबिक एनआईए ने अदालत को बताया कि आईएसआईएस संदिग्ध गिरफ्तार आतंकियों ने खुलासा किया है कि वे आईईडी के जरिए अर्धकुंभ में धमाके करने की फिराक में थे, जो माचिस की तिल्ली की तरह होता है। अदालत ने एनआईए के आरोप पत्र पर विचार के लिए 25 अगस्त की तारीख तय की है। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 21 जुलाई से पहला टेस्ट मैच खेला जाएगा। इस टेस्ट मैच को खेलने के लिए भारतीय टीम कल एंटीगा पहुंच गई है। मैच को शानदार तरीके से खेलने और जीत दर्ज करने के लिए टीम के खिलाड़ी नेट पर पसीना बहा रहे हैं। टीम इंडिया के नवनियुक्त कोच अनिल कुंबले भी इस मौके पर उनके साथ थे और उन्हें टिप्स देने के साथ साथ उनकी हौसला अफजाई भी की। भारतीय टीम अपने वेस्टइंडीज दौरे के दौरान यहां 4 टेस्ट मैच खेलेगी। इस बार जो टीम वेस्टइंडीज गई है उनमें से अधिकांश को वेस्टइंडीज में खेलने का अनुभव नहीं है। हालांकि 2 अभ्यास मैच खेलकर उनमें थोड़ा आत्मविश्वास आया है। एंटीगा में टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने सर विवियन रिचर्ड्स से मुलाकात की और उनसे कुछ टिप्स भी लिए। विराट कोहली और रिचर्ड्स ने एक दूसरे से काफी बातचीत भी की। बिहार के औरंगाबाद में कल नक्सलियों के साथ मुठभेड़ के दौरान आईईडी ब्लास्ट में सीआरपीएफ के 10 कमांडो शहीद हो गए हैं, जबकि 5 घायल है। सभी कमांडो कोबरा बटालियन के थे। मुठभेड़ के दौरान 3 माओवादी भी मारे गए हैं। सूत्रों के मुताबिक औरंगाबाद के शोंदाहा में कोबरा बटालियन के जवानों और नक्सलियों के बीच दोपहर में मुठभेड़ शुरू हुई थी। देर शाम मुठभेड़ खत्म हो गई और फिलहाल सर्च ऑपरेशन जारी है। सीआरपीएफ के आईजी और डीआईजी ने भी मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया और घायल जवानों को इलाज के लिए गया भेजा गया है। अधिकारियों ने बताया कि मरने वाले जवानों की संख्या में इजाफा हो सकता है। उत्तर प्रदेश के करीब 22 लाख कर्मचारी और पेंशनधारियों के लिए कल अखिलेश यादव की कैबिनेट खुशियों की सौगात लेकर आई है। कैबिनेट की बैठक के बाद सीएम अखिलेश यादव ने ऐलान किया कि कर्मचारियों को 7वां वेतनमान देने की दिशा में सरकार ने कदम बढ़ा दिए हैं। उत्तर प्रदेश में करीब 16 लाख राज्य सरकार के कर्मचारी और 6 लाख पेंशनधारी है, जिन्हें इससे फायदा होगा। सीएम ने कहा कि इसके लिए एक कमेटी का गठन किया जाएगा, जिसके अध्यक्ष की नियुक्ति वे खुद करेंगे। ये कमेटी 6 महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट देगी। सूत्रों के मुताबिक चुनाव के इस मौसम में फील गुड का माहौल बनाने में लगी अखिलेश सरकार इसे 2-3 महीने के भीतर ही लागू करने की तैयारी कर रही है, ताकि सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारियों का ये तोहफा कहीं चुनाव आचार संहिता के चक्कर में ना फंस जाए। माना जा रहा है कि 7वां वेतनमान अक्टूबर में लागू हो सकता है। कांग्रेस के बेबाक नेता जयराम रमेश ने सोमवार को कहा कि किसी के पास जादू की कोई छड़ी नहीं है। दरअसल रमेश से प्रियंका गांधी को बड़ी जिम्मेदारी दिए जाने की चर्चाओं से जुड़ा सवाल पूछा गया था। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के मद्देनजर कांग्रेस का एक धड़ा प्रियंका गांधी को महत्वपूर्ण भूमिका दिए जाने की पैरोकारी कर रहा है। जयराम रमेश ने कहा कि किसी भी एक व्यक्ति के पास कांग्रेस को पुनर्जीवित करने के लिए जादू की छड़ी नहीं है। इस दिशा में केवल मिलजुल कर ही बढ़ा जा सकता है। राहुल गांधी के कांग्रेस अध्यक्ष बनने में देरी से पार्टी की संभावनाओं को नुकसान के सवाल पर रमेश ने कहा, मुझे लगता है फिलहाल आखिरी मुद्दा है। मेरे ख्याल से ये सिर्फ वक्त की बात है। मुझे यकीन है ये जल्द से जल्द होगा। केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष रामविलास पासवान ने बिहार में शराबबंदी पर तंज कसते हुए कहा कि बिहार में जहरीली शराब पीकर लोग मर रहे हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार से बाहर शराबबंदी का ढिंढोरा पीट रहे हैं। पासवान बिहार में शराब बनाने के कारखानों को लाइसेंस दिए जाने पर भी मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद पर निशाना साधा। पासवान ने कल ट्वीट किया,
यदि पूरे देश में शराबबंदी लागू करनी है तो नीतीश जी व लालू जी बताएं कि बिहार में शराब बनाने के कारखानों को लाइसेंस क्यों दिए जा रहे हैं। पूजन सामग्री को गंगा के मुख्य प्रदूषण के कारकों में होने से इनकार करते हुए केंद्रीय जल संसाधन मंत्री उमा भारती ने स्पष्ट किया है कि प्रदूषण की मुख्य वजह औद्योगिक कचरा और सीवेज है। पूजन सामग्री केवल रुके हुए पानी में कुछ प्रदूषण करती है, लेकिन अब उसको भी जीवन यापन के रूप में उपयोग करने के लिए एक प्रोजेक्ट पर काम किया जा रहा है। उमा भारती ने कहा कि गंगा को प्रदूषण से रोकने के लिए प्रदूषित करने वाली औद्योगिक इकाइयों के विरुद्ध कड़े प्रावधानों वाला एक कानून लगाने पर विचार कर रही है। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान एक सवाल के जवाब में उमा भारती ने कहा कि नदी में डाली जाने वाली पूजन सामग्री प्रवाह के साथ स्वयं बह जाती है, किंतु जब अन्य प्रदूषण के कारण नदी का बहाव कम या बाधित होता है तो ये पूजन सामग्री एक जगह एकत्र होकर प्रदूषण बढ़ाती है। जर्मन पुलिस ने सोमवार देर रात 17 साल के एक अफगानी युवक को मार गिराया, जिसने एक कुल्हाड़ी और चाकू से एक ट्रेन के यात्रियों पर हमला कर दिया था। इस हमले में करीब 20 लोगों के घायल होने की खबर है, जिनमें से 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। यह हमला बवेरिया में विर्चबर्ग और ट्रेचलिंगन के बीच एक लोकल ट्रेन में हुआ। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि इसके पीछे आतंकी साजिश से इनकार नहीं किया जा सकता। पुलिस ने हमलावर के मारे जाने की भी पुष्टि की है। 17 साल का युवक अफगान का था और ऑक्सफोर्ड के आसपास रह रहा था। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर वे चुने जाते हैं तो इस्लामिक स्टेट के खिलाफ युद्ध की घोषणा करेंगे। हालांकि आतंकी संगठन से मुकाबला करने के लिए बहुत कम अमेरिकी सैनिकों को लड़ाई के मैदान में भेजेंगे। साथ ही दावा किया कि उनके प्रशासन में अमेरिका IS से निजात पालेगा। रिपब्लिकन पार्टी के सोमवार से शुरू 4 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन में ट्रंप को औपचारिक रूप से राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किया जाना है। ट्रंप ने एक साक्षात्कार में कहा, ये एक युद्ध ही है। हमारे साथ ऐसे लोग हैं जो हमें खत्म कर देना चाहते हैं। हमें IS को खत्म करना है। मैं जमीनी स्तर पर बहुत कम सैनिकों को भेजूंगा। हमारे पास बेहद सक्षम खुफिया तंत्र होगा जो अभी नहीं है। हम पड़ोसी देशों और सबसे जरूरी तौर पर नाटो को इस युद्ध में शामिल करेंगे। दक्षिण चीन सागर पर हक को लेकर अंतर्राष्ट्रीय पंचायत के फैसले के कुछ दिन बाद कल चीन ने कहा कि वह इस सप्ताह सैन्य अभ्यास के लिए दक्षिण चीन सागर के एक हिस्से को बंद कर रहा है। हैनान के समुद्री प्रशासन ने कहा कि द्वीप के दक्षिण पूर्व इलाके को सोमवार से गुरुवार तक बंद किया जाएगा, लेकिन अभ्यास की प्रकृति के बारे में नहीं बताया। नौसेना और रक्षा मंत्रालय ने फिलहाल टिप्पणी नहीं की है। ये घोषणा ऐसे वक्त हुई है जब अमेरिकी नौसेना के शीर्ष एडमिरल दक्षिण चीन सागर SCS विवाद पर चर्चा और दोनों सेनाओं के संवाद बढ़ाने के लिए चीन के 3 दिन के दौरे पर है। मौसम विभाग ने बिहार और सिक्किम में भारी बारिश की आशंका के मद्देनजर रेड वार्निंग जारी कर दी है। मौसम विभाग के मुताबिक 19 जुलाई से लेकर 22 जुलाई तक बिहार के तमाम क्षेत्रों में जोरदार बारिश हो सकती है। जानकारों के मुताबिक उत्तरी बिहार में झमाझम बारिश की संभावना कुछ ज्यादा ही है। इसी के साथ बिहार से लगे हुए नेपाल के इलाकों में मूसलाधार बारिश की आशंका भी गहरा चुकी है। इसलिए मौसम विभाग ने स्थानीय प्रशासन को सतर्क कर दिया है। इसी के साथ सिक्किम में भी 19 जुलाई से लेकर 22 जुलाई तक कई जगहों पर अतिवृष्टि की आशंका को देखते हुए रेड वार्निंग जारी कर दी गई है। खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की पल पल की खबरों को हम आप तक पहुंचाएंगे एक नए अंदाज में। आपके मोबाइल फोन के माध्यम से ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहिए मेट्रो टीवी से। नमस्कार।